राष्ट्रपति के निर्वाचन से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात कौन सा आर्टिकल में की गई है, तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 54। अब चूंकि देश के सर्वोच्च पद के चुनाव की बात है, इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। हमें हर बारीकी का सूक्ष्मता से क्या करना होगा, परीक्षण करना होगा। तो पहले हम हर बारीकी को समझते हैं, उसके बाद हम इसे राइट डाउन करेंगे। पहली बात, सीधा क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल में राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है, तो वह आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 54। आपसे कहा जाए कि क्या भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो हमें ज्ञात है कि जनता प्रत्यक्ष तो नहीं करती है। भारत में क्या आम जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करती है? आंसर होगा नहीं। भारत में तो राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा कैसे किया जाता है? परोक्ष किया जाता है, इनडायरेक्टली किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, सीधे नहीं किया जाता। तो यहीं पर एक सवाल रख दिया जाए कि संविधान सभा का वह सदस्य जिसने यह सिफारिश की कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा सीधे किया जाए, प्रत्यक्ष तौर पर किया जाए, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए, किसकी अनुशंसा है? अब आपको कुछ विकल्प दे दिए जाए तो ऐसी स्थिति में हमें ज्ञात होना चाहिए कि के टी शाह याद कीजिए, हमने पीछे भी नाम सुना है, जिन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। के टी शाह वो शख्सियत है जिन्होंने संविधान सभा में इस बात की अनुशंसा की थी कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भारतीय जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष या सीधे डायरेक्टली किया जाना चाहिए। लेकिन उनकी अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं स्वीकार किया गया? तो एक तो भारत इतना बड़ा देश है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से तत्कालीन समय में प्रत्यक्ष चुनाव ना तो संभव था और ना ही व्यावहारिक था। अगर राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे करती तो एक तो चुनाव कराने में दिक्कत आती, दूसरा ये संसदीय शासन प्रणाली से मेल नहीं खाता। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे देखा है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका प्रमुख को नाम मात्र की भूमिका दी जाती है। अगर राष्ट्रपति का जनता सीधे चुनाव करती तो ऐसी स्थिति में ये तो वास्तविक प्रमुख बनने का क्या करता, प्रयास करता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संवैधानिक टकराव की क्या बन जाती, संभावना बन जाती। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो के टी शाह ने कहा था, के टी शाह ने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे चुनाव करो, उसे सीधे क्या कर दिया, खारिज कर दिया और कहा कि चुनाव कैसे होगा, परोक्ष रूप से होगा। अब परोक्ष किसके माध्यम से होगा? तो यहीं पर कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा, इलेक्टोरल कलीग के माध्यम से किया जाएगा। चुनाव किसके माध्यम से होगा? निर्वाचक मंडल के माध्यम से। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर बारीकी आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर क्वेश्चन को कहीं से जोड़ सकता है, कहीं से क्वेश्चन को काट सकता है। चुनाव होगा परोक्ष। के टी शाह ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, लेकिन नहीं माना गया। किसके माध्यम से होगा? निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। ये निर्वाचक मंडल का प्रावधान हमने कहाँ से लिया? तो यहीं पर अगर हम एक देश की बात कर लें तो वो देश हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने कौन सा प्रावधान लिया है? निर्वाचक मंडल का, कि जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। अब यहीं पर फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन सहभागिता नहीं करते हैं, या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भागीदार नहीं होता है? तो नहीं का आंसर हम कब दे पाएंगे? तभी दे पाएंगे दोस्तों जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि इस निर्वाचक मंडल में किसके किसके द्वारा भागीदारी की जाती है, या इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो कौन शामिल होता है? तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने वालों की, तो इसमें सबसे पहले
जो शामिल होते हैं वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें स्थान प्रदान नहीं किया गया है। अगर हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं तो आंसर गलत है, क्योंकि लोकसभा में अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो उसे तो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी का अधिकार प्राप्त ही नहीं है। तो सबसे पहले कौन शामिल है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके पश्चात इसमें कौन शामिल है? दूसरा जो इसमें शामिल है वो है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब हुआ कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है, या जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, जैसा कि हमें पता है कि 12 सदस्य होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी का अधिकार प्राप्त नहीं किया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? तो हमें ज्ञात है कि उनका मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब जिसका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लें, तो ऐसी स्थिति में ये परिस्थिति व्यवहारिक नहीं है। तो इसीलिए लोकसभा के केवल और केवल कौन से सदस्य भागीदार हैं? निर्वाचित। राज्यसभा के केवल और केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित। राज्य विधानसभाओं के केवल और केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित। इसका मतलब हुआ कि विधानसभा में यदि कोई मनोनीत सदस्य है या विधान परिषदों के सदस्य हैं, आज भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। वहाँ की विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है विधान परिषद के सदस्यों को? तो चूंकि हर राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, केवल कुछ ही राज्य में अगर विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में स्थान दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहां के सदस्यों के मत मूल्य में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो हर राज्य में विधान परिषद अनिवार्य नहीं होने के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया है। तथा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में एक दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी। दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के केवल और केवल कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्यों को किस रूप में निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो राज्य के रूप में शामिल किया गया है। अब दोस्तों यहीं से फिर 2-3 बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। क्या? पहला सवाल, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल कितने के द्वारा सहभागिता की जा रही है? एक दिल्ली के द्वारा, दूसरा पुडुचेरी के द्वारा। ये दोनों राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में शामिल किए गए हैं वो किस रूप में शामिल किए गए? तो जो विशेष ध्यान देने वाली बात है वो ये कि दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थान प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि दिल्ली और पुडुचेरी को राज्य के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली तथा पुडुचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भागीदारी करते हैं, कथन असत्य हो जाएगा। इन्हें जो स्थान दिया गया वो राज्य के रूप में दिया गया है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। एक तो हमें ये बात ध्यान देनी है। दूसरा सवाल, हम कह रहे हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी राज्य के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। क्या दिल्ली और पुडुचेरी को मूल संविधान में ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था? आंसर होगा नहीं, लेकिन आज तो शामिल है। तो इसका मतलब हुआ कि इन्हें संविधान में क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया। और जैसा कि हमें विदित है कि संविधान में कोई भी प्रावधान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जोड़ना है, घटाना है, कैसे जुड़ेगा घटेगा? संशोधन के माध्यम से, अमेंडमेंट के माध्यम से। तो इसका मतलब हुआ कि दिल्ली और पुडुचेरी को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 4 संशोधन देकर कहा जाए कि किस संवैधानिक संशोधन से, तो वहीं पर हम कह सकते हैं कि 70वें संशोधन अधिनियम 1992 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी को राज्य के रूप में शामिल किया गया है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो हमें यह विशेष ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेता। मनमाता दिल्ली पुडुचेरी तो ये राज्य के रूप में भागीदारी करते हैं, ना कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य के रूप में था तो बाकायदा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता था, लेकिन आपको ज्ञात है कि 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया है और उसके माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाकायदा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभक्त कर दिया गया है। अब जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो दो विकल्प हैं। क्या? या तो जम्मू एंड कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिल जाए केंद्र शासित प्रदेश से, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो जम्मू कश्मीर के सदस्य पहले भी भाग लेते थे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, अभी भाग लेंगे। लेकिन जब भी अगर अगला राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और तब तक अगर ये केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति में ही बने हुए हैं और अगर उन्हें वापस से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करना है, तो इसके लिए फिर हमें संविधान में क्या करना होगा? संशोधन। और संशोधन के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के बाकायदा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस रूप में शामिल करेंगे? तो राज्य के रूप में। तो चूंकि अभी राष्ट्रपति का चुनाव है नहीं, अभी आर्टिकल 370 समाप्त किया गया है, तो दूसरी परिस्थितियों पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो या तो उसे एज यूजुअल वापस राज्य का दर्जा दे दिया जाए, या अगर केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है तो हमें एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उन्हें बाकायदा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या करना होगा? शामिल करना होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हर स्तर पर केवल और केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही भागीदारी की जा रही है। मनोनीत सदस्य हुए, विधान परिषद के सदस्य हुए, उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कहीं भी स्थान प्रदान नहीं किया जा रहा है। हर स्तर पर केवल और केवल कौन से सदस्य भाग ले रहे हैं? तो निर्वाचित। तो इस तरीके से जब हमें ये सारी बातें ज्ञात होती है, तब कहीं जाकर हम आर्टिकल 54 के किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं।